हेलो एवरीवन। नमस्कार मित्रों, मैं अरविंद आपका अपनी आयुर्वेद क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम प्रसूति विज्ञान के अंतर्गत गर्भावस्था में होने वाले गर्भिणी के सामान्य रोगों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। गर्भिणी के रोगों के अंतर्गत हमने लास्ट लेक्चर में उपविष्टक व उपशुष्क रोग के बारे में अध्ययन किया था, जिसको नागोदर भी बोलते हैं। साथ ही विबंध के बारे में जाने था। उससे पहले जो रोग थे जिनमें विषम ज्वर है, उसके बारे में अध्ययन किया। सर्दी के बारे में जाना था। जो लास्ट लेक्चर्स थे, हम वहाँ स्त्री जननांगों के बारे में अध्ययन किए थे। गर्भावस्था का जो विकास रहता है आधुनिक रूप से, साथ ही मासानुमासिक विकास है, मंथ वाइज जो पथ्य हैं उनके बारे में हमने अध्ययन किया। यानी हम DANP सिलेबस के अंतर्गत प्रसूति विज्ञान का अध्ययन कर रहे थे। तो ये ही टॉपिक आयुर्वेद नर्सिंग, BSc आयुर्वेद नर्सिंग हो चाहे BMS का सब हो, इन सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो प्रसूति विज्ञान व स्त्री रोग के अंतर्गत आते हैं। इस लेक्चर में हम जो सामान्य रोग हैं गर्भिणी के, उनके अंतर्गत लीन गर्भ क्या होता है, बहुगर्भ एंड बहिर्गर्भ, इन तीनों रोगों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे लीन गर्भ। तो लीन गर्भ में जब गर्भिणी में गर्भ जब प्रकुपित वायु होने के कारण उसमें लीन हो जाता है या लीन होकर सुप्त हो जाता है, यानी सुप्त हो जाना या सो जाता है या स्पंदन नहीं करता है, यानी स्पंदन नहीं करना, तो उसे लीन गर्भ कहते हैं। तो इससे पहले हमने उपविष्टक व नागोदर पढ़ा था। उपविष्टक में जो गर्भ रहता है उसकी वृद्धि रुक जाती है, यानी स्थिर हो जाती है। वो भी प्रकोपित वायु की वजह से होता है या अत्यधिक रक्तस्राव की वजह से होता है। नागोदर में हमने जाना था कि प्रकोपित वायु या अत्यधिक रक्तस्राव की वजह से जब गर्भस्थ शिशु की वृद्धि में कमी होने लग जाती है, यानी कि इसमें हमने क्षय बोला था, इसमें स्थिर बोला था या रुकना बोला था। इसी प्रकार से लीन गर्भ की भी आप परिभाषा लिख सकते हैं कि गर्भावस्था में प्रकोपित वायु की वजह से गर्भ में शिशु का लीन होकर सुप्त हो जाना या गर्भ का लीन होकर सुप्त हो जाना या उनका स्पंदन नहीं करना या सो जाना, उसको ही लीन गर्भ कहते हैं। तो इसलिए आचार्य सुश्रुत ने जो श्लोक बताया है वो बताया है कि वात उपद्रव ग्रही तत्वात् स्रोतसाम लियते गर्भ है सो अति काल में अतिष्ठ मानो हो व्यापदेते। यानी इसका मतलब है लीन गर्भ या तो वृद्धि को प्राप्त होकर सामान्य प्रसव काल में या वर्षों के बाद, कई वर्षों के बाद अत्यधिक कष्ट से उत्पन्न होता है। कभी कभी यह उत्पन्न भी नहीं होता है, कुक्षी में बना रहता है, यानी गर्भाशय में बना रहता है। तो लीन गर्भ है, ये गर्भाशय में प्रसव काल के बाद भी कभी कभी बना रहता है, क्योंकि ये सुप्त हो जाता है, या प्रसव अवस्था में भी ये बना रहता है एंड सुप्त हो जाता है। तो ये आप लिख सकते हैं। इसी के साथ ही आधुनिक मत के अनुसार बताया कि गर्भाशय में गर्भादेश, जो गर्भाधान से बनने वाले अवयव, यानी कि जो पंच महाभूत हैं, साथ ही जो दोष हैं, उनसे बनने वाले जो अवयव हैं, तथा मर्त गर्भ का रुक जाना, यानी कि जब गर्भ है वो मृत हो जाता है, उसका रुक जाना है, उसे ही लीन गर्भ कहते हैं। यानी कि इसमें मृत गर्भ हो जाता है, ये सुप्त हो जाता है प्रकुपित वायु के कारण, इसे ही लीन गर्भ कहते हैं। लीन गर्भ के जो लक्षण दिए हुए हैं, इनमें दिया हुआ है कि गर्भावस्था के अंदर जो लक्षण मिलते हैं उनके लक्षणों में कमी आ जाती है, यानी गर्भाशय की वृद्धि है वो रुक जाती है, साथ ही गर्भ की गति है वो नहीं रहती है, सुप्त अवस्था में आ जाता है। कभी कभी स्तन से दुग्ध का स्राव भी होता है एंड कभी कभी तीव्र
रक्तस्राव होता है। तो ये लीन गर्भ के जो लक्षण हैं। अब हम लीन गर्भ की चिकित्सा, तो लीन गर्भ की चिकित्सा एंड उपविष्टक व नागोदर तीनों की चिकित्सा संयुक्त चिकित्सा दी हुई है, यानी कि तीनों ही अवस्था में गर्भ है उसकी वृद्धि रुकना या गर्भ की वृद्धि का कमी हो जाना या गर्भ है वो सुप्त अवस्था में आ जाना, इन तीनों की सेम चिकित्सा की जाती है। तो इसके लिए बताया हुआ है कि गर्भिणी को मांस रस का प्रयोग करना चाहिए, यानी जीवनीय, बर्मणीय तथा मधुर गण की औषधियाँ देना चाहिए। साथ ही मांस रस, उड़द का यूस व मूली का रस देना चाहिए। उड़द का यूस है, साथ ही जो मूली का रस है वो देना चाहिए। साथ ही कच्चे गर्भ या अंडे आदि का प्रयोग करना चाहिए, जो हमने लास्ट में भी आपको बताया था। कच्चा बेल, तिल, उड़द तथा सत्तू को दूध में मिलाकर पिए, यानी कि दिया हुआ है कि एक तो कच्चा बेल, साथ ही तिल, उड़द तथा जो सत्तू का दूध, सत्तू है, उनको दूध में मिलाकर पीना चाहिए। तो ये आप लिख सकते हैं। साथ ही जो कटी प्रदेश रहता है वहाँ पे वातनाशक तेल का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि ये वात प्रकुपित वायु की वजह से ये होता है। वाहन की सवारी करनी चाहिए या शारीरिक गति करनी चाहिए जिससे गर्भपात हो सके या पतन हो सके, जिससे जो मृत गरीब या लीन गरीब है ये गर्भाशय से बाहर आ सके और विकार हैं वो कम हो सके। तो ये लीन गर्भ के बारे में हमने अध्ययन किया। अब हम जानेंगे बहुगर्भ के बारे में, यानी कि जो बहुगर्भ दिया हुआ है, बहुगर्भ के अंतर्गत बहुगर्भ को हम बोलते हैं मल्टीपल प्रेगनेंसी, यानी कि दो या दो से अधिक संतान उत्पन्न होना। इसको हम वहीय पत्यता भी बोलते हैं, यानी कि इसको बोला जाता है वहीया पत्यता। तो बहुगर्भ का जो तात्पर्य है कि गर्भाशय में एक से अधिक गर्भ का रहना। सामान्य जो स्त्री रहती हैं उनके गर्भाशय में एक ही गर्भ रहता है, लेकिन कभी कभी उसमें दो या दो से अधिक गर्भ रहते हैं, जिसे वहीय पत्यता कहते हैं। वहीय पत्यता का सामान्य अर्थ है कि अधिक संतान का रहना। कभी कभी स्त्री के गर्भाशय में दो गर्भ रहते हैं, उसे द्विगर्भ या ट्विन्स बोलते हैं। तीन गर्भ रहते हैं, उसे त्रिगर्भ बोलते हैं। चतुर्गर्भ एंड पंचगर्भ, यानी पांच गर्भ रहते हैं तो पंचगर्भ बोलते हैं। लेकिन सामान्यतः है दो गर्भ ही यदि समय पर जन्म लेते हैं तो जीवित रहने की संभावना है। दो से अधिक गर्भ के जीवन रहने की संभावना है वो कम रहती है। अकाल प्रसव या गर्भपात होने की संभावना इसमें ज़्यादा रहती है। तो आप लिख सकते हैं कि ये नॉर्मल हमने आपको बहुगर्भ के बारे में बताया। अभी आयुर्वेद में जो बहुगर्भ या वहीय पत्यता है इसका मेन कारण माना है वायु को, यानी कि जो मेन कारण है वो वात है, यानी वात द्वारा बीज का विभाजन हो जाता है। तो आचार्य वाग्भट ने इसे लिखा है कि वायु ना बहुसो बिने यथास्वम वहीय पत्यता, यानी गर्भ वायु के द्वारा अनेक भागों में बंट जाता है, यानी कि वायु द्वारा जो गर्भ है उसका अनेक भागों में विभाजन होना, ये वाग्भट ने बताया है। इसी के साथ ही आचार्य चरक के अनुसार बताया है कि गर्भाशय में वायु शुक्र व आर्तव को जितने भागों में विभाजित करती है, यानी कि जो शुक्र एंड आर्तव रहता है उसको वायु जितने भागों में विभाजित करती है उतनी ही संतानें उत्पन्न होती हैं। तो ये आचार्य चरक ने बताया है। चरक व सुश्रुत दोनों ने यही चीज़ें बताई हैं। इसके साथ ही बताया गया है कि जब शुक्र आर्तव मिश्रित बीज रहता है, यानी निषेचन के बाद इनका मिश्रण होता है शुक्र एंड आर्तव का, तो निषेचित डिंब को वायु है वो दो भागों में बांटती है।
और जिस भाग में शुक्र की अधिकता रहती है, यानी जिस भाग में शुक्र की अधिकता रहती है वो तब पुत्र, तथा जिस भाग में आर्तव की अधिकता रहती है उसमें कन्या की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार वायु द्वारा विभाजन से दोनों भागों में शुक्र की अधिकता होती है। यदि दोनों भागों में ही शुक्र की यदि अधिकता रहेगी तो समान अनुपात में दोनों पुत्र एक साथ उत्पन्न होंगे, और यदि जब दोनों आर्तव की अधिकता रहती है तो दोनों कन्याएं उत्पन्न होती हैं। तो ये आप लग सकते हैं कि वायु द्वारा विभाजन से दोनों भागों में शुक्र की अधिकता रहेगी या आर्तव की अधिकता रहेगी, उसी अनुसार पुत्र व कन्या की उत्पत्ति होती है। एंड यदि दोनों डिमों में शुक्र की अधिकता रहेगी तो पुत्र, आर्तव की अधिकता रहेगी तो कन्या, यानी एक पुत्र एक कन्या भी हो सकती हैं, या दो पुत्र दोनों कन्याएं भी हो सकती हैं। तो ये दिया हुआ है। इसी के साथ भी दिया हुआ है कि गर्भाशय में दो गर्भों के साथ रहने से उनका विकास है वो उतना नहीं हो सकता, क्योंकि उनका पोषण में कमी हो जाती है। साथ ही एक गर्भ अवस्था है वो स्वस्थ रहने के चांस रहते हैं, एंड दूसरा गर्भ है वो कमज़ोर रहने की या विकृत रहने की संभावना होती है। कभी कभी एक जीवित उत्पन्न होता है, कभी दूसरा मृत उत्पन्न होता है। तो ये जो सामान्यतः किस वजह से होते हैं एंड जो आचार्य चरक व सुश्रुत के सिद्धांत हैं उनके बारे में हमने अध्ययन किया। अभी हम जानेंगे बहुगर्भ के भेद। तो बहुगर्भ के जो भेद दिए हुए हैं इनमें दो प्रकार से इनका वर्गीकरण किया हुआ है। एक है एक डिम्बज युगम, जिसको हम यूनिओवलर ट्विन बोलते हैं, द्विडिम्बज युगम जिसको बाइनोवलर ट्विन बोला जाता है। तो इन दोनों के बारे में हम अभी अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बताया हुआ कि जब एक डिम्बज के अंतर्गत जब एक शुक्राणु तथा एक डिम्बाणु से निश्चेचित डिम्ब दो भागों में बंट जाता है तो एक डिम्बज युग्म हो जाता है। तो उसकी विशेषता ये होती है जब एक शुक्राणु रहता है एक डिम्बाणु रहता है, उनसे निश्चेचित जो डिम्ब रहता है वो दो भागों में बंटता है। तो उसकी विशेषताएं होती हैं कि ये एक निश्चेचित डिम्ब से होता है, साथ ही यानी शुक्राणु व डिम्बाणु से होता है। दोनों संतानें हैं वो समान लिंग की अर्थात दो पुत्र या दो पुत्रियाँ होती हैं। यानी कि एक डिम्बज युग्म है तो उसमें समान लिंग होगा, या तो दोनों पुत्र होंगे या दोनों पुत्रियाँ होंगी। उनका रक्त समूह है वो भी समान रहेगा। साथ ही इनकी जो संरचना दी हुई है, यानी कि इनकी एक ही अपरा रहती है, जो इसमें दिखाई भी हुआ है कि अपरा है। ये दोनों जो गर्भ हैं दोनों की एक अपरा रहती है। एक ही इनमें जरायु रहती है, यानी जरायु का भी इसमें विभाजन नहीं हुआ है। और जो उल्लव कोष हैं जो आपको दिखाई दिए हुए हैं, उल्लव कोष हैं, ये इनके अलग अलग होते हैं। तो ये आप लिख सकते हैं, उल्लव कोष को बोला है एमनियोनिक सैक। जरायु होती है ये कोरियन एंड प्लेसिंटा, यानी कि अपरा। तो अपरा एंड जरायु एक होती है, उल्लव कोष दो होते हैं। रक्त समूह समान, दोनों पुत्र या पुत्रियां होती हैं। इसमें एक शुक्राणु मिलता है, एक डिम्बाणु मिलता है। इसी के साथ ही द्विडिम्बज युग्म बताया जिसको बाइनोवुलर ट्विन बोला है। जब दो शुक्राणु या दो डिम्बाणु को निषेचित करते हैं तब उसे द्विडिम्बज युग्म कहते हैं। इसकी विशेषता होती है कि इसमें दोनों संतानें हैं वो समान लिंग की या अलग अलग लिंग की हो सकती हैं। यानी दोनों संतानें हैं, एक पुत्र एक पुत्री भी हो सकता है, या दोनों पुत्र दोनों पुत्रियां ऐसे भी हो सकता है। इनकी संरचना बताई हुई है कि इनमें सब चीज़ें अलग अलग होती हैं, यानी अपरा भी अलग होती है। जैसे इसकी अपरा अलग है यहाँ तक, एंड
दूसरे जो गर्भ है उसकी अपरा अलग रहती है। इसमें जरायु है, इसका भी पार्टीशन रहता है, ये भी अलग अलग रहती है। साथ ही पुल्लव कोष हैं, ये दोनों में ही अलग अलग पाए जाते हैं। तो ये यहाँ पे द्विडिम्बज युगम यानी बहुगर्भ के आप भेद लिख सकते हैं। अब हम जानेंगे कि बहुगर्भ है ये एक डिम्बज की अपेक्षा अधिक पाया जाता है। तो ज़्यादातर ये सोनोग्राफी से पता लग सकता है कि द्विडिम्बज युगम है या एक डिम्बज युगम है। तो ज़्यादातर जो बहुगर्भ है वो द्विडिम्बज युगम के रूप में पाए जाते हैं। अब हम बहुगर्भ का गर्भिणी व गर्भ पर प्रभाव जानेंगे, यानी गर्भिणी पे ये किस प्रकार से प्रभाव करता है, ये हम अभी अध्ययन करेंगे। इसमें दिया हुआ है कि गर्भिणी के शरीर का भार है वो एकल गर्भ की अपेक्षा अधिक होता है, यानी आप लिख सकते हैं कि जो भार है वो एकल गर्भ की अपेक्षा अधिक होता है। गर्भाशय की वृद्धि अधिक होने के कारण मध्यच्छदा यानी जो डायफ्राम रहता है उस पर दबाव पड़ता है, जिसके कारण माता को श्वासक्रस्ता या श्वास लेने में परेशानी हो सकती है, यानी कि उदर वृद्धि ज़्यादा होती है जिससे श्वास लेने में तकलीफ हो सकती है। तो ये लिख सकते हैं गर्भाशय की अधिक वृद्धि होने के कारण पेट पे तनाव ज़्यादा होता है, उदर सुलाव हो सकता है, उदर शूल हो सकता है। रक्त अल्पता है वो एकल गर्भ की अपेक्षा इसमें अधिक होती है, यानी तो खून की कमी है वो भी अधिक होती है। रक्तचाप है वो बढ़ सकता है यदि जिसमें पहले से परेशानी है। गर्भोतक की जो मात्रा रहती है ये भी ज़्यादा रहती है इसमें। इसी के साथ में ही बहुगर्भ में जो वृद्धि है वो गर्भ की ठीक से नहीं हो पाती है, दोनों का भार कम होता है, यानी जो शिशु का भार रहता है या गर्भ का भार है वो कम रहता है, दोनों का अलग अलग। दोनों गर्भ है वो विकृत अंग वाले भी उत्पन्न हो सकते हैं। दोनों गर्भों का जो अवतरण है यानी कि जो प्रेजेंटेशन है वो असामान्य होता है। अकाल प्रसव होने की संभावना अधिक रहती है। समय पे जब प्रसव न होने के कारण अपरगलभ शिशु यानी प्री मेच्योर बेबी उत्पन्न हो सकते हैं, यानी कि 7वें मास में भी इसमें बेबी उत्पन्न हो सकते हैं। साथ ही जो मोर्टिलिटी रेट है यानी बाल मृत्यु दर है वो ज़्यादा हो सकती है, ज़्यादा कष्ट उठाना पड़ सकता है। तो ये नॉर्मल जो गर्भ पे प्रभाव हैं यानी बहुगर्भ के जो प्रभाव हैं वो आप नॉर्मली लिख सकते हैं क्या क्या होते हैं। इसी के साथ ही बहुगर्भिणी व शिशु की जो परिचर्या दी हुई है उसके बारे में हम जानेंगे, यानी कि परिचर्या है वो कैसे करनी चाहिए हमें बहुगर्भ के अंतर्गत। तो सबसे पहले इसमें ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। गर्भावस्था में गर्भिणी का प्रत्येक महीने में नियमित परीक्षण कराना चाहिए, जो हम नॉर्मल भी करवाते हैं। 6 मास तक गर्भिणी को विश्राम की सलाह दी जाती है, यानी गर्भावस्था के बाद में 6 महीने तक विश्राम नहीं करना चाहिए, विश्राम अवस्था में रहना चाहिए। 3 महीने तक मैथुन क्रम वर्जित बताया है। गाड़ी में ज़्यादा बैठ के सवारी नहीं करना चाहिए। रक्त अल्पता होने पे चिकित्सक की सलाह लेके जो आयरन है उनका यूज लेना चाहिए। साथ ही यदि किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं हुआ हो तो 36 से 37 सप्ताह में प्रसव कराने की सलाह देनी चाहिए। तो ये नॉर्मल जो गर्भ की जो परिचर्या हैं, सामान्य गर्भ की जो परिचर्या हैं वो ये आप बहुगर्भ के अंतर्गत लिख सकते हो। इसमें थोड़ा ज़्यादा सावधानी रखना पड़ता है। तो ये थे हम जाने बहुगर्भ के बारे में। अभी हम अध्ययन करेंगे बहिर्गर्भ स्थिति या अस्थानिक सगर्भता, यानी अभी हम जब अध्ययन करने जा रहे हैं बहिर्गर्भ स्थिति, या इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी बोलते हैं, या आप इसको अस्थानिक सगर्भता भी कह सकते हैं। यानी प्रायः शुक्राणु व डिंबाणु का जो मिलन होता है या गर्भाधान होता है वह डिंबवाहिनी नलिका में होता है, यानी डिंबवाहिनी नलिका रहती है। इसी के अंतर
शुक्राणु व डिंबाणु का जो है मिलन होता है, निषेचन होता है, लेकिन वो धीरे धीरे गर्भाशय की ओर गमन होता है। गमन होकर गर्भाशय में आकर पहुंच जाता है। वहाँ पे बाद में वो वृद्धि व विकास को प्राप्त करता है। लेकिन ये सामान्य स्थिति है। इसी स्थिति के अलावा एक स्थिति यदि गर्भ की वृद्धि व विकास गर्भाशय में न होकर अन्य स्थान पे होती है, यानी डिंबवाहिनी में ही होने लग जाए, यानी डिंबवाहिनी या अन्य स्थान पे ही होने लग जाती है, इसे गर्भाशय के बाहर की स्थिति या बहिर्गर्भ स्थिति कहते हैं। यानी इसमें आप लिख सकते हैं बहिर्गर्भ क्या होता है कि गर्भ की वृद्धि गर्भाशय से बाहर होने को ही बहिर्गर्भ स्थिति कहते हैं। यानी गर्भ की वृद्धि का स्थान गर्भाशय बताया है। यदि यह वृद्धि दूसरे स्थान पे होती है तो इसे अस्थानिक सहगर्भता कहते हैं। दूसरे स्थान पे वृद्धि होने के कारण अप्राकृत स्थिति होती है, जिससे गर्भपात हो जाता है। यानी कि गर्भाशय के बाहर होने से गर्भ की वृद्धि से गर्भपात हो जाता है। इसी के साथ में दिया हुआ है कि बहिर्गर्भ की स्थिति में सामान्यतः है डिंबवाहिनी नलिका में ही वृद्धि होती है। यानी कि ज़्यादातर डिंबवाहिनी नलिका है, वहीं पे वृद्धि होती है। फिर भी डिंब ग्रंथि गर्भाशय ग्रीवा उदर गुहा की परिउदरिया में भी अवस्थित होने की संभावना है। यानी या तो डिंब ग्रंथि में हो सकती है या गर्भाशय की जो ग्रीवा रहती है यहाँ पे हो सकती है, या उदर गुहा की परिउदरिया दरिया है वहाँ पे गर्भ है वो अवस्थित हो सकता है। उदर परीक्षा करने पर यदि स्त्री को अधो उदर सोल हो तो बहिर्गर्भ स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। यानी कि इसके जो लक्षण हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं कि एक पार्श्व या दोनों तरफ उदर सूल होता है, स्त्री को मतलब आधा उदर में सूल होता है या दोनों साइड में सूल होता है, विदीर्ण होने पे तीव्र सूल होता है, तो ये एक बहिर्गर्भ का लक्षण है। साथ ही इसमें लक्षण में बताया हुआ है, लक्षण को 3 भागों में अलग अलग तरीकों में बांटा है। तो सबसे पहले हम नैदानिक लक्षण जानेंगे। सबसे पहला लक्षण है उदर वेदना, यानी उदर में उदर सूल हो, एक पार्श्व में हो सकता है या दोनों पार्श्व में हो सकता है। उदर सूल है वो अधो प्रदेश में सामान्यतः मिलता है, यानी कि अधो प्रदेश में उदर सूल का होना। उदर सूल मध्यम स्वभाव का होता है। यदि डिंबवाहिनी नली विदीर्ण हो गई है तो तीव्र उदर सूल होता है, यानी कि पहले वो मध्यम वेदना होगी, सूल होगा, उसके बाद में विदीर्ण होने पे तीव्र सूल होता है। इसी के साथ ही मासिक स्राव में अनियमितता, यानी इसमें 1.5 से 2 माह पश्चात अनार्थक होने पे अल्प मात्रा में बूंद बूंद रक्त स्राव होता है। यानी कि गर्भधारण होने के बाद में जब सामान्य प्रसव में अनार्थक हो जाता है, लेकिन इसमें उसके बाद भी अल्प मात्रा में बूंद बूंद रक्तस्राव होता है, कभी कभी अधिक मात्रा में भी रक्तस्राव होता है। तो ये सेकंड लक्षण है। अन्य लक्षणों में दिया हुआ है कि गर्भावस्था के जो तीसरा मास है, त्रय मास में गर्भावस्था में हल्लास, सर्दी, थकावट, स्तन में परिवर्तन आदि मिलते हैं। उदर की स्पर्श सहनीयता, यानी गर्भिणी के जो अधो उदर है उसकी परीक्षा करने पे टेंडरनेस मिलती है, यानी स्पर्श सहनीयता मिलती है। गर्भाशय मृदु होना, यानी बहिर्गर्भ की स्थिति में गर्भ की वृद्धि है वो मृदु हो जाती है। अन्य लक्षण में बताए हुए हैं, कभी गर्भिणी में अचानक अधिक रक्तस्राव होने लगता है। साथ ही संवेदाधिक के, यानी पसीना अधिक मात्रा में आना, हृदय की गति है वो ज़्यादा होना, रक्त भार का कम होना, साथ ही मूर्छा आदि लक्षण इसमें से उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये बहिर्गर्भ की स्थिति के जो लक्षण हैं, इसके लिए जो इन्वेस्टिगेशन या परीक्षण किया जाता है, तो इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत दिया हुआ है कि हमें सोनोग्राफी, जिसको अल्ट्रासोनोग्राफी बोलते हैं, उससे गर्भ की स्थिति, अवस्था, भार, विकृति,
का ज्ञान करना चाहिए। रक्त परीक्षा जिसके अंतर्गत ब्लड एग्जामिनेशन में हमें श्वेत रक्त कणिकाएं यानी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट यानी TLC, साथ ही लोहित कण अवसादन दर यानी ESR जिसको बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, हीमोग्लोबिन परसेंटेज यानी कितना हीमोग्लोबिन है, साथ ही गर्भावस्था का जो परीक्षण रहता है वो करना चाहिए कि पॉजिटिव है या नहीं है। एंड कल्डोसिंथेसिस यानी लंबी सुई को योनि से पच्च तोरनिका में प्रवेश करवाने पर रक्त बाहर आता है, तो इसको बोला है कल्डोसिंथेसिस। तो ये सब परीक्षण करने चाहिए, ये इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत आते हैं। तो इन परीक्षण से पता लग सकता है। बहिर्गर्भ की जो स्थिति है ये एक विकट स्थिति है। इनमें गर्भिणियों में 2 प्रभाव पड़ते हैं, यानी इनके प्रभाव रहते हैं। गर्भवती की मृत्यु भी हो सकती है, या शल्यक्रम करने के पश्चात डिंब वाहिनी निकालने पे बंध्यत्व का भय रहता है, यानी कि शल्य करने से जो बंध्यत्व है उसका इसमें भय रहता है, यानी इनफर्टिलिटी आ जाती है। तो ये 2 प्रभाव के अंतर्गत लिख सकते हैं हम। अभी हम जो चिकित्सा बताई हुई है, तो बहिर्गर्भ की एक ही चिकित्सा है कि इसके लिए हमें शल्य चिकित्सा करनी पड़ती है, यानी बहिर्गर्भ की स्थिति में शल्य चिकित्सा करते हैं। यदि बहिर्गर्भ का निश्चयात्मक ज्ञान हो गया, यानी कि हमने जो परीक्षण किए, इन्वेस्टिगेशन किए, उससे पता लग गया कि बहिर्गर्भ है, तो हमें लेप्राटोमी करनी चाहिए। लेप्राटोमी को बोलते हैं उदर छेदन, यानी उदर छेदन करके ही इसका हम चिकित्सा कर सकते हैं। तो ये हमने बहिर्गर्भ की स्थिति जानी, यानी अस्थानिक सगर्भता के बारे में हमने अध्ययन किया। इससे पहले हम जाने थे बहुगर्भ एंड लीन गर्भ के बारे में हमने इस लेक्चर में विस्तार से जाना है। यदि आपको ये नॉलेज उपयोगी लगा है या उपयोगी जानकारी लगी है, आयुर्वेद में आप इंटरेस्ट रखते हैं, तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहे एंड जुड़े रहिए। धन्यवाद।